Good morning, dear students. So, today we are going to start one more chapter, a new chapter, which is locomotion and movement. Okay, so as the name suggests, as the title suggests, locomotion, that is the word from locomotory action, that means displacement, change in the location, and another word is movement. Okay, so movement and locomotion, these two are not exactly same. There is slight difference. Okay, that will also be discussed in this chapter. Okay, so particularly we are going to discuss about human being, but before that we are going to understand some terms. What is locomotion? So locomotion is the voluntary movements resulting in a change in location. Okay, voluntary movement. Voluntary मतलब आप खुद कर रहे हैं. Okay, those type of the movements, and the end result of the locomotion is change in the location. Okay, all locomotion are movements, but all movements are not locomotion. We know that for locomotion movements are compulsory. Okay, move करेंगे तब locomotion होगा, लेकिन all movements are not locomotion. Okay, because say for example I am moving my head, I am just nodding it. Okay, और उसकी वजह से मेरा अभी जो लोकेशन है उस पर कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, मैं वहीं बैठ के भी ये नोडिंग कर सकता हूँ. ओके, आई एम मूविंग माई हैंड, obviously there is not single centimeter difference in my actual location. So that's why all locomotions are movements, but all movements are not locomotion. Locomotion and movement are interlinked, obvious है. Okay, कैसे? For example, in paramecium, cilia help in the movement of food through cytopharynx and in locomotion. Okay, तो पैरामीशियम में उसके बॉडी सरफेस के ऊपर ये जो सीलिया है, एक्चुअली दे आर हेल्पिंग इन टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. एक तो गैदरिंग ऑफ द फूड, movement of the food through this particular cytopharynx. Okay, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे cytopharynx location, as well as because of the movement of the cilia, paramecium is also moving. It is displacing from its original location. Hydra use tentacles to capture prey and for locomotion. So hydra जो है, ओके, अपने टेंटिकल्स को यूज करके अपने प्रे को यूज कर सकता है वो, एज वेल एज उसके थ्रू वो लोकोमोशन भी कर सकता है. ओके, लिम्स हेल्प टू चेंज बॉडी पोस्चर्स एंड फॉर लोकोमोशन. हमारे जो लिम्स है वो बॉडी पोस्चर को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द लोकोमोशन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन. तो ह्यूमन में किस तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं? नंबर 1, एमेबॉइड मूवमेंट जो है, उसके बाद सिलियरी मूवमेंट, देन मस्कुलर मूवमेंट. एमेबॉइड मूवमेंट, सो अमेबा का मूवमेंट हमें पता है, हम 10th में भी पढ़ चुके हैं. इट इज एक्चुअली मूविंग थ्रू सूडोपोडिया. हम यहाँ पे अमीबा की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन. ओके, ह्यूमन में भी ऐसा एमेबॉइड मूवमेंट हमें देखने मिलता है. इट इज बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल है, उस सेल के ऊपर आपको ये मिनिएचर दिख रहे हैं,
दीज आर द सूडोपोडिया, एक्सटेंशंस हमें देख रहे हैं मेम्ब्रेन के, दोज आर सूडोपोडिया, ओके। और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से ये सेल मूव करता है। साइटोस्केलेटल जो है किसी भी सेल का, ओके, वी नो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये जो साइटोस्केलेटन के पार्ट है, ओके, माइक्रोफिलामेंट्स अभी मैंने आपको बताया। सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट बिकॉज इनका कांस्टेंट पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाजिस, ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं हमारी बॉडी में, तो मैक्रोफाजिस एंड ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें ज्यादातर हमें ऐसे एमेबॉइड मूवमेंट देखने मिलते हैं व्हेन दिस एक्चुअली आर गोइंग टू फाइट विद अ फॉरेन पार्टिकल, किसी एंटीजन के साथ जब इनको फाइट करना होता है मैक्रोफाज या ल्यूकोसाइट को, तभी एमेबॉइड मूवमेंट करते हैं। दूसरा है सिलियरी मूवमेंट्स। सो बाय सिलिया होता है ये, एग्जाम्पल हमें पता है सिलिया इन ट्रैकिया, अभी लास्ट चैप्टर में ही, एक चैप्टर के पहले ही हमने इसको पढ़ा है। ट्रैकिया जो है उसमें जो सिलिया है वो क्या करता है, टू रिमूव फॉरेन सब्सटेंसेस, जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर, उसके साथ साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं ना, उन फॉरेन पार्टिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए ये सिलियरी मूवमेंट होती है। एज वेल एज जो आपका फैलोपियन ट्यूब है इन फीमेल, पर्टिकुलरली ह्यूमन फीमेल, उसमें ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, उसमें से ओवा को पसाज होने के लिए मतलब मूव होने के लिए भी, मूव करवाने के लिए भी सिलिया वहां पे होता है, right? Number 3, muscular movement by muscles. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, हमारे हाथ पांव की जो मूवमेंट है, टंग मूवमेंट, जो मूवमेंट, ओके, ये सारे जो मूवमेंट्स हैं दोज आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द मस्कुलेचर, ओके, मस्कुलर मूवमेंट। सो ऐसे 3 तरह के अलग अलग मूवमेंट ह्यूमन में देखने मिलते हैं, एमेबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो यहाँ पे आप एमेबॉइड मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, दिस इज द मैक्रोफाज, और ये जो है इसके आगे जो छोटा सा पार्टिकल भाग रहा है ये आप देख सकते हैं, दैट इज एक्चुअली यू कैन से एक बैक्टीरिया है, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल WBC है, वो बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए भाग रहा है उसके पीछे, एंड नाउ इट इज गोइंग टू एनगल्फ, देखिए अब उसको पकड़ लेगा, नाउ इट इज एनगल्फ इट, ओके। तो ये लाइव इमेजिंग है, ये एक्चुअल इमेज है, ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया हुआ ये इमेज है, फाइन। तो ये आपको यहाँ पे पता चल सकता है हाउ दे आर एक्चुअली गोइंग टू वर्कआउट, और यहाँ पे उसको समझाने का ट्राई भी किया गया, आप देख सकते हैं ये जो सेल है उसके अंदर सूडोपोडिया एक्सटेंड कैसे हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म मूवमेंट, आप देखिए पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म आगे की ओर बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये पूरा एक्टिन का जो पूरा नेटवर्क है जस्ट बिलो द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये एक्टिन फिलामेंट्स वहां पे हेल्प कर रहे हैं, ओके। सो 2 तरह का पार्ट यहाँ पे दिखा है, कॉर्टेक्स दैट इज आउटर साइटोप्लाज्म, तो एक्टिन का पूरा जो नेटवर्क है जेली फॉर्म में, ओके, वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है, और इनर साइटोप्लाज्म व्हिच इज इन द सॉल्यूशन फॉर्म, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म विद एक्टिन सब यूनिट्स, ओके, फाइन। तो जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है तो WBCs जो है, अभी ब्लड वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके अंदर भी देखा, राइट, WBCs उसके साथ फाइट कर रहे हैं, और ये फाइट करने के लिए ही ये पूरी मूवमेंट इनको करनी पड़ती है। नाउ सिलियरी मूवमेंट बाय सिलिया, ये हमें पता है, तो इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में आप देखिए ये कॉलमनर एपिथेलियम है, और उसके ऊपर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज सिलिया, और ये बीच में आप देख सकते हैं गॉबलेट सेल, ओके, फाइन, ये म्यूकस सिक्रेट हो रहा है थ्रू फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स, ओके। तो ये सिलिया दैट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उसका काम भी यही है। इन द सेम वे फैलोपियन ट्यूब में आप देखिए ये पूरा का पूरा सरफेस जो है ये, उसके ऊपर आप देख सकते हैं सिलिया, बहुत सारे प्रोजेक्शंस आपको देखने मिल रहे हैं, हेयर लाइक ब्रिस्टल्स इसको हम बोलते हैं, हेयर ब्रिस्टल्स जैसा ये स्ट्रक्चर है, जैसे कोम में होता है वैसा। डियर स्टूडेंट्स इतना याद रखिए, माइक्रोविले और सिलिया ये दोनों चीजें अलग है, जैसे इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा था माइक्रोविले, वो अलग है।
आपने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पढ़ा था माइक्रोविले, वो अलग है। बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलती भी करते हैं, गलती नहीं करनी है। ओके, ये हम बात कर रहे हैं दैट इज सिलिया, हेयर लाइक ब्रिस्टल्स। ओके, उसके ऊपर से ये ओवा जो है वो पास ऑन हो रहा है और ये ब्रिस्टल्स इसको धक्का मार के आगे बढ़ने का काम करते हैं ओवा को। ओके, third is a muscular movement. Okay, now you can see एक्सरसाइज डिफरेंट तरह के, ये मसल्स की वजह से पॉसिबल हो रहे हैं। ओके, ये सब कुछ जो भी पॉसिबल हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स, राइट। मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ यूग्लिना, आप देखिए ये सब लाइव इमेजिंग है, ये सब लाइव इमेजिंग है। ये स्पर्म भी लाइव है। आपको लगता होगा कि ये ऐसा कैसे है, कलरफुल कैसे हो सकता है, तो इसको स्टेन किया गया है थ्रू फ्लोरोसेंट डाई। और ये यूग्लिना नेचुरल ग्रीन कलर ही होता है उसका, ये हमें पता है बिकॉज इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ओके, तो यूग्लिना की मूवमेंट आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेजेला। सो फ्लेजेलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ का जो पूरा मूवमेंट होता है उसके स्विमिंग के लिए फ्लेजेला इज वेरी इंपॉर्टेंट। Maintenance of the water current in the canal system of the sponges and locomotion of the protozoa like euglena. Okay, तो स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म की मूवमेंट उसको स्विमिंग के लिए फ्लैजेला चाहिए। ऐसे ही स्पॉन्जेस जो है अपना पहला फाइला है, ओके, उसमें भी वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए भी फ्लैजेला चाहिए। और प्रोटोजोआ कुछ है यूग्लिना जैसे, उनके मूवमेंट के लिए भी, लोकोमोशन के लिए आपको flagella चाहिए। So flagella is also one such important structure which is helping in locomotion. Now we are going to discuss about human muscular system. So first of all हम human muscular system के बारे में डिस्कस करेंगे। Human muscular system, it includes muscles which are mesodermal in origin. Okay, muscles जो है वो mesodermal origin के हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि जब एक जाइगोट डेवलप होता है उसमें से जब एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो 3 लेयर में फिर डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और ये तीनों जो डर्मिस लेयर्स हैं ये जर्म लेयर कहलाते हैं तीनों। इन तीनों जर्म लेयर में से अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनते हैं। और कौन से डर्मल लेयर से एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म किससे क्या बनता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मसल्स के बारे में। मसल्स आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्मिस। ओके, muscles constitute 40 to 50% of the total body weight. के बॉडी वेट का 40 to 50% जो है वो मसल्स है। मसल्स है वो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको मसल्स की बताई गई है। एक्साइटेबिलिटी मतलब मसल्स को आप एक्साइट कर सकते हैं टू कैरी आउट द फंक्शन। कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इलास्टिसिटी मतलब दे कैन रीगेन देयर ओरिजिनल साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर आफ्टर एक्साइटेशन, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर एक्सटेंशन। इन तीनों के बाद ये वापस अपना ओरिजिनल साइज, शेप और स्ट्रक्चर रीगेन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, बेस्ड ऑन लोकेशन मसल्स आर 3 टाइप्स। 3 तरह के मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स,
वाइसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल। चैप्टर नंबर 7 में हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। स्केलेटल मसल्स को मतलब यहां तक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। स्केलेटल मसल्स जो है दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल्स। दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल्स। आपको यहाँ पे स्ट्रेशन दिख रहा है। वाइसरल मसल्स जो है विच आर नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स। ओके, और तीसरे जो है दोज आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो है दे आर हैविंग बोथ द काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। दिखने में वो स्केलेटल मसल्स जैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली दे आर लुकिंग लाइक skeletal muscle, and functionally they are behaving like visceral muscles. Okay, skeletal or straighted muscles. तो यहाँ पे बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आपको मसल्स, स्केलेटल मसल्स दिखाने का ट्राई किया गया है। सो स्केलेटल मसल्स हम बोलते क्यों इनको? बिकॉज दे आर अटैच टू द स्केलेटन। के स्केलेटन के साथ अटैच्ड है, दैट्स व्हाई स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। ओके, दे आर वॉलंटरी, they are having rich blood supply and that's why they are looking red. देखिए स्केलेटल के साथ अटैच्ड है, दैट्स व्हाई दे आर स्केलेटल मसल्स। स्ट्रेशंस आपको देखने मिल सकता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें देखने मिल रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेशंस। ओके, वॉलंटरी है मतलब विलिंगली आपको इनसे काम करवाना पड़ता है, विलिंगली, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वॉलंटरी। काम करवाना पड़ रहा है। ओके, they are having rich blood supply, इसीलिए they are looking very red compared to other muscles. Fatigue muscles हैं ये। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएट। आप देख सकते हैं एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे एक मसल फाइबर में आपको देखने मिल रहे हैं। यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है। सो उसके लिए वर्ड यूज होता है सिंशियम। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएट एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंशियम टाइप ऑफ द मसल्स। Having more number of the mitochondria compared to other tissues of the body. Okay, ये भी एक important criteria इनका, because बहुत काम करना पड़ता है और उसी वजह से उनको ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, because to carry out functions and for that they are requiring high demand of energy, और ये energy demand fulfill करने के लिए they require more number of the mitochondria. अब इसका स्ट्रक्चर जो है उसको हमें देखना है, वैसे आगे डिटेल में वहां पे भी आने ही वाला है, उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सार्कोलेमा। दैट इज एक्चुअली सरफेस ऑफ द मसल, मतलब मसल सेल जो है आपका उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके लिए वर्ड यूज होता है सार्कोलेमा। ओके, फिर ये एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस जो है उसके बारे में आगे डिस्कस करने ही वाले, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा भी फिर भी उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। आगे इसके बारे में थियरी है, वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वाइसरल मसल्स, या तो जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप देखिए। वाइसरल ऑर्गन के ऊपर हमें ये मसल दिखाया गया है, स्टमक के मसल्स के बारे में डिस्कस करवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा रफ अरेंजमेंट है स्मूथ मसल्स का, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। स्केलेटल मसल्स में ऐसा पैटर्न बनता है। ओके, सो दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन वाइसरल ऑर्गन्स, मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वहां पे आपको वाइसरल मसल्स देखने मिलेंगे। स्ट्रेशंस आर एब्सेंट, मतलब वो पर्टिकुलर एक पैटर्न जो देखने मिलता है वो पैटर्न आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला नहीं है। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, ये आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेंगे।
दे आर इनवॉलंटरी। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी थे, काम करवाना पड़ रहा था, विलिंगली यू हैव टू वर्क। और यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, दे आर इनवॉलंटरी। Okay, they can work by their own, that's why it is called involuntary. They are having poor blood supply compared to skeletal muscles. Skeletal muscles जो है उससे यहाँ पे blood supply थोड़ा कम रहता है, नॉन फैटिक है। वहां पे फैटिक मसल्स थे, ये नॉन फैटिक है। नॉन फैटिक मसल्स का मतलब क्या है, थकते हैं वो। स्केलेटल मसल्स, वाइसरल मसल्स नॉन फैटिक है, ये थकने वाले मसल्स नहीं है। दे आर यूनिन्यूक्लिएट। स्केलेटल मसल्स जो थे वो मल्टीन्यूक्लिएट थे, वाइसरल मसल्स जो है दे आर यूनिन्यूक्लिएट। ओके, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स। रीजन इज उनके जितना काम जो है वो काम इनको कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है कंपेयर टू दोज स्केलेटल मसल्स। ओके, लेकिन जहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे वेट लिफ्टिंग है, लोकोमोशन है, ऐसे हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्सरसाइज इनको नहीं करने हैं, दैट्स व्हाई लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इनका काम चलता है। थर्ड टाइप ऑफ द मसल्स आर कार्डियक मसल्स। सो जो कार्डियक मसल्स है उसको आप देखिए, मिक्स पिक्चराइजेशन कुछ हो रहा है, मतलब ना ही ये आपको क्लियरली स्केलेटल मसल्स जैसे दिख रहे हैं, ना ही ये आपको स्मूथ मसल्स जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये कैरी करते हैं दोनों के प्रॉपर्टीज। सो दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल। हार्ट का जो पूरा वॉल बना हुआ है, ओके, दैट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स। स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट, जैसा स्केलेटल मसल्स में है वैसा यहाँ पे है, स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट। ओके, पैटर्न देखने मिलेगा आपको। इनवॉलंटरी है, मैंने बोला स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू द स्केलेटल मसल्स, स्ट्रेशंस है इसलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स है। ओके, और क्योंकि हार्ट को भी काम, सॉरी स्ट्रेशंस है इसलिए नहीं, फंक्शनली दे आर इनवॉलंटरी। ओके, तो स्ट्रक्चरली भले ये स्केलेटल मसल्स के जैसे हैं, लेकिन फंक्शनली ये स्मूथ मसल्स के जैसे, काम करवाना नहीं पड़ रहा है, ये खुद अपने आप दे आर वर्किंग बाय देयर ओन। ओके, रीच ब्लड सप्लाई, क्योंकि पूरे बॉडी को यही तो पहुंचाता है तो उसको भी तो चाहिए। नॉन फैटिंग, ये भी थकने वाला नहीं है। ओके, मतलब कॉन्स्टेंटली ये काम करेंगे। दोनों में डिफरेंस आप देखिए, स्केलेटल देखिए या तो फिर स्मूथ मसल्स देखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऐसी कंडीशन हो रही है। स्केलेटल मसल्स काम बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं, ओके, लोकोमोशन एंड वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन थक भी जाते हैं, जबकि आपके स्मूथ मसल्स जो है वो स्लो एंड स्टेडी है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ वो एक ही पेस से काम करते रहते हैं। ओके, यूनिन्यूक्लिएट है ये, कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएट है लाइक स्मूथ मसल्स। दे रिक्वायर मोर नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, दे रिक्वायर मोर नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जनरेट करके बहुत सारा ब्लड पंप आउट करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज्यादा चाहिए। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ द मसल्स। तो यहाँ पे आपको एक पूरा कंपेरेटिव टेबल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं। स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टीज, वाइसरल मसल्स की प्रॉपर्टीज, कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज, which of the following is not a property of cardiac muscle, which of the following statement is correct or incorrect with respect to visceral muscle, where you can find this muscles, which of the following place of the body is having skeletal muscle or visceral muscle, ऐसे करके अलग अलग तरह से match the following, एक तरफ आपको प्रॉपर्टीज दी जाएंगी, दूसरी तरफ टाइप ऑफ मसल्स या लोकेशंस बताए जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके लिए ये टेबल आपको काम आ सकता है। फाइन, so skeletal muscles, visceral muscles and cardiac muscles. Skeletal are attached to the skeleton, visceral muscles are in visceral organs, मतलब soft organs,
कार्डियक मसल्स जो है वो आपको हार्ट के वॉल पे दिखेंगे। स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेशंस हैं, वाइसरल या तो स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशंस एब्सेंट है, कार्डियक मसल्स में स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। Skeletal muscles are voluntary, smooth muscles are involuntary, cardiac muscles are also involuntary। तो ये functional property है। Skeletal muscles में rich blood supply है, visceral muscles में poor blood supply है, cardiac muscles में rich blood supply है। Skeletal muscles are phatic muscles, visceral muscles are non-phatic, कार्डियक मसल्स आर नॉन फैटिक। अब देखिए फैटिक मसल पता कैसे चलेगा, तो आपने पढ़ा, वैसे तो प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है आपने, दैट लैक्टेट प्रोडक्शन। तो स्केलेटल मसल्स जब थकते हैं तब लैक्टेट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है ग्लाइकोलिसिस के बाद। वाइसरल में ऐसा नहीं होगा, कार्डियक में भी ऐसा नहीं होगा, दैट्स व्हाई दे आर नॉन फैटिक। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है सेंशियम। वाइसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स बोथ आर यूनिन्यूक्लिएट। स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है कंपेयर टू वाइसरल, या तो फिर आप बोल सकते हैं स्मूथ मसल्स। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट different type of the muscles in human muscular system। so dear students, आज के लेक्चर में यहीं तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम डिटेल में मसल के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग, तो 11th स्टैंडर्ड का जो आपका सिलेबस है इट इज मोर इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे टेक्निकल पार्ट इतना नहीं है। सो व्हाइल टॉकिंग विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मुझे ये पता चला कि दैट बोर्ड वर्क वाले लेक्चर्स, ओके, सो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारे जो इंफॉर्मेटिव सिलेबस है आपका 11th का, इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स ही है ज्यादातर, टेक्निकल पार्ट इसमें नहीं है। सो बोर्ड वर्क का इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये जो प्रेजेंटेशंस आप देख रहे हैं वो प्रेजेंटेशंस आर ऐसे हैं एक्चुअली जो शायद बोर्ड वर्क से आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, according to my knowledge। okay, so board work, no doubt board work मुझे भी पसंद है, लेकिन वो अगर टेक्निकल पार्ट है जहां पे कुछ फॉर्मूलास हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, ऐसे जहां पाथवेज है, वो सब चीजें ठीक है कि वहां पे आप को ज्यादा समझ में आएगा बोर्ड वर्क के थ्रू। लेकिन जब अब इंफॉर्मेटिव ही है चीजें, जो आपका 11th का सिलेबस है वो इंफॉर्मेटिव है, 12th का सिलेबस इंफॉर्मेटिव नहीं है, टेक्निकल पार्ट ज्यादा है, तो वहां पे ऑब्वियस है कि बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। वो लेक्चर्स ऐसे होंगे कि जिसमें बोर्ड वर्क पे ज्यादा समझ में आएगा कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशंस। ओके, नंबर 2, many of the students are having some of the language barrier। ओके, मतलब थरोली इंग्लिश में अगर हमारे लेक्चर चल रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग इन बायलैंग्वेज मैनर। मतलब एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मतलब जो मुझे आपको समझाना है, ऑब्वियस है दैट हैव टू डील विथ हिंदी। ओके, सो ऑब्वियस है हर एक की रिसेप्टिविटी अलग अलग है, और उस रिसेप्टिविटी के हिसाब से आई हैव टू मैनेज द थिंग्स फॉर एंटायर क्लास। ओके, बिकॉज माय टारगेट इज नॉट ओनली द फर्स्ट रैंकर ऑफ द क्लास, माय टारगेट इज द लास्ट रैंकर ऑफ द क्लास। ओके, उसको समझ में आना चाहिए, सो दैट एंटायर क्लास शुड अंडरस्टैंड, राइट। सो ऑब्वियस है ऑनलाइन में थोड़ा बहुत ये प्लस माइनस रहता है, बट
overall we all are trying for your best. Okay, and after completion of this online syllabus, you're obviously going to have discussion sessions which are offline for all the chapters. Okay, सो वहां पे जो भी डाउट्स हैं उसके लिए रेडी रहिए. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे and go through the textbook and the reference book. Fine.